अस्सलाम वालेकुम। टुनाइट विद डीके के साथ आज मैं कराची की एक बड़ी ज़बरदस्त जगह यानी सी व्यू से आपसे मुखातिब हूँ। आज मेरे साथ मेरे गेस्ट हैं, इनका नाम नजीब है। नजीब भाई जो है हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं और ये पाकिस्तान के बाहर से आए हुए हैं और इन्होंने आज मुझसे कुछ सवालात पूछे, काफ़ी परेशानी दिखाई। बीइंग कराचीज़ यूथ, कराची से बहुत सिंसियर हैं। देखो सवालात थे, कोशिश करेंगे कि जो सवालात इन्होंने पूछे, क्योंकि वो सवालात आई थिंक हमारी यूथ के भी हैं, तो कोशिश करूंगा मैं कि इनके सवालात से कोशिश कि आप लोग एसोसिएट कर सकें और मैं उनको जवाब देने की कोशिश कर सकूं। और उम्मीद ये है कि आप लोग इन बातों से एग्री करेंगे और फिर इस मैसेज को आगे पहुंचाने में हमारी मदद करेंगे। नजीब भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? कैसा रहा ट्रिप आपका? बहुत अच्छा कैसा लग रहा है कराची आना है आपको? कितने दिन के बाद आए? मैं तकरीबन 1.5 साल के बाद आ रहा हूँ कराची। तो और नजीब भाई, जब अभी खाना खा रहे थे तो कुछ सवाल आपने मुझसे पूछे। मैं चाहूँगा कि हम अपनी पब्लिक को वही सवाल दोबारा बताएं। आप दोबारा पूछे मुझसे वो सवाल, और क्या सवाल थे बताएं ताकि हम देखें। सबसे पहली बात तो ये है कि शुक्रिया आपका कि आपने मुझे इतनी ज़बरदस्त हॉस्पिटलिटी दी और हमने खाना खाया एक साथ। ये सबके लिए नहीं है नजीब भाई, आपके लिए तो चले बहरहाल। हाँ, तो मेरा तो सवाल पहले ये है कि मैं लैंड किया सही। लैंड करके जब मैं बाहर आ रहा था तो बाहर आया तो मुझे एक कस्टम ऑफिसर ने बोला कि यार आप स्कैन करवाओ। मैंने कहा सही है, मैं स्कैन करा लेता हूँ। तो मेरे साथ और भी लोग थे, वो ऑलरेडी ऐसे ही जा रहे थे। तो मैंने जब कस्टमर ऑफिस से पूछा कि यार मुझे स्कैन करने का क्यों बोला, कहता यार आपको हम पे शक है। तो मैंने बोला क्या शक है? कहता नहीं सर आप स्कैन कराएं। तो मैंने कहा सही है, मैं स्कैन करा लेता हूँ। लेकिन जब मैं स्कैन करा के आगे गया तो मैंने उनके ऑफिसर से बात की कि मैंने कहा यार मुझे स्कैन कराने का क्यों बोला, और भी लोग वहाँ से पास थ्रू हो रहे हैं, तो उनको भी बोला जाए कि स्कैन कराएं, सबके साथ ऐसे ही होना चाहिए। तो कहने लगे नहीं सर ऐसा होता है, ये है वो है। लेकिन जब मैं एयरपोर्ट टैक्स जितना वो पे कर रहे हैं इतना तो मैं भी पे कर रहा हूँ, तो मुझे जस्टिफिकेशन दो कि यार आपके साथ ये प्रॉब्लम है। तो मतलब ये थोड़ी डिस्क्रिमिनेटिव मुझे लगी। अच्छी बात है कि सेफ्टी सिक्योरिटी होनी चाहिए, लेकिन तो फिर रूल्स एंड रेगुलेशन सब पे अप्लाई होना चाहिए, सिर्फ मुझ पे नहीं होना चाहिए। और जब चले वो तो खैर एक हो गया। उसके बाद जब मैं बाहर आया तो मैंने आते के साथ ही देखा, मैंने कहा यार ये तो कराची चेंज हुआ है। यहाँ पे तो कचरे के ढेर लगे हुए हैं। जो बोलते थे कि यार ये कचरा हम साफ कर देंगे, तो हम ये कर देंगे वो कर देंगे, बड़े बड़े दावे जो हमारे जो यहाँ के गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स हैं उन्होंने बोला कि हम कचरा साफ करेंगे विद इन 50 डेज 60 डेज एग्जेक्ट्रा, पता नहीं क्या क्या। लेकिन मुझे बड़ा फ्रस्ट्रेट हुआ कि यार हमारा कराची, हम लोग टैक्स के साथ पैसे भेजते हैं पाकिस्तान। हम ना तो मैं हुंडी के थ्रू पैसे भेजता हूँ, मैं तो बैंक के थ्रू पैसे भेजता हूँ, ऑलरेडी टैक्स पे करता हूँ। उसके बावजूद भी वही शक्ल मुझे दिखाई दी। दानिश भाई आप मुझे बताएं कि ऐसा क्यों है? देखिए यार, सबसे बड़ी बात यह है कि आपसे शायद सवाल गोच इसलिए ज़्यादा हुई क्योंकि आप कराची वाले रहते हैं। आई थिंक हमें ये बात क्लियर है कि दुबई से जो फ़्लाइट आती है उसके अंदर मुख्तलिफ शौकीन किस्म के लोग भी आते हैं जो अपने मतलब के सामान को लेके आते हैं। आपके साथ शायद थोड़ी सी ज़्यादा सख्ती इसलिए की गई कि आप कराची वाले। चले मान लिया कि आप एक यूथ हैं जो कराची में लैंड किए। ये सवाल जो आप पूछ रहे हैं ना, जो कराची के हालात दे बदे एक ऐसे शहर के जो उस मुल्क को 70% रेवेन्यू देता है, वो दिन ब दिन ख़राब होते जा रहे हैं, ये सवाल मैं बड़े दिनों से पूछ रहा हूँ। और ये सवाल सिर्फ आप नहीं पूछ रहे, ये कराची की बहुत सारी यूथ पूछ रही है कि यार हम बेस्ट रेवेन्यू देते हैं, बेस्ट रिसोर्स हैं, हम लोग बहुत रिफाइंड लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, फिर भी हमारे साथ जो है ये सब क्यों हो रहा है? इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये है नजीब भाई कि मुझे लगता है कि कराची को कोई ओन करने को तैयार नहीं है, कोई इसको एडॉप्ट करने को तैयार नहीं है, और लोग सिर्फ और सिर्फ ये चाहते हैं कि इसको एक कैश काउ की तरह इस्तेमाल करते रहें और वापस ना लगाएं। और जो भी खड़ा होने की कोशिश करता है, जो भी इस शहर के हकूक़ पे बात करने की कोशिश करता है, उसको डिमिनाइज कर दिया जाता है, इसको क्रिमिनलाइज कर दिया जाता है। ये आज की जो हमारी करंट कराची की लीडरशिप है जिसको क्रिमिनलाइज कर दिया गया है, कल हो सकता है ये आपके और मेरे साथ भी हो जाए। जो आदमी भी अपने हकूक़ की बात इस शहर में करेगा, क्योंकि ये जो इस्टेब्लिशमेंट है या जो इस मुल्क की असल अशराफिया है, वो हमें आज भी महकूम की तरह से देख रही है, वो हमें एज पब्लिक नहीं देख रही, क्योंकि हमारा डेमोक्रेटिक राइट तो हम पे इम्पोज किया जाता है ना हर दफ़ा। तो इसीलिए जब तक कि आप उनके बताए हुए डेमोक्रेटिक राइट को, यानी उनकी बताई हुई पार्टीज को इलेक्ट नहीं करोगे, उनको पावर में लेके नहीं आओगे, तब तक आपके साथ होता रहेगा। अगर 2013 के इलेक्शन में कराची ने पीटीआई को वोट दे दिया होता या पीएमएलएन को वोट दे दिया होता, चूंकि अशराफिया ये चाहती थी, तो शायद आपके साथ ये नहीं हुआ होता और आप शायद ये सवाल आज मुझसे ना कर रहे होते। तो चलिए सही बात सही है कि हम उनको वोट, मतलब कैसे वोट देते हैं। एक वोट लेने जब बंदा आता है तो वो अपना एक मैनिफेस्टो बताता है कि भाई हम
फर्स्ट फेज में हम ये करेंगे, सेकंड फेज में हम ये करेंगे, लेकिन आते के साथ ही किसी को डिक्लेयर कर देना कि यार फला ऐसा है यहाँ के लोग, मैं वो बात नहीं कहना चाहता कि इससे वो डिस्क्रिमिनेटरी होगी कि यार ये फिर वही बात हो रही है, लेकिन ऐसे हैं ये लोग, ऐसे वैसे, तो यार मतलब क्या चीज़ इंस्पायर मुझे करेगी कि मैं आपको वोट दूं? आपने रूट प्लान हमें क्या बताया कि यार कराची में आके आप मास ट्रांजिट का क्या करेंगे, यहाँ पे जो कचरा है, यहाँ पे जो लोगों के जो बेसिक मसाइल्स हैं उनको आप कैसे हल करेंगे, ना कि आप आते यहाँ पे हमें बेसिक बताते, इम्प्रेस करते, कि मतलब ये तो एक डेमोक्रेटिक है। आपने आते के साथ ही इल्ज़ाम कराची वाले ये करते हैं, इन्होंने ये वो किया, यार क्या किया है? हर कराची पूरे पाकिस्तान को चला रहा है, लेकिन वो नहीं मानते। हमारा टैक्स जाता है पूरे ऑल ओवर पाकिस्तान को डेवलप कर रहा है। अफसोस कि पाकिस्तान की जो कराची जो शहर है वही डेवलप नहीं है। जब भी मुझसे बाहर के लोग पूछते हैं कि यार तुम बोलते हो यार कराची में तुम रहते हो, क्या डेवलप किया है तुम लोगों ने, बस हम खामोश हो जाते हैं कि नहीं यार हमारे लोग, फिर भी हम डिफेंड कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी लोग जब लेकिन अजीब भाई एक आर्गुमेंट ये आता है कि जी इतने साल कराची के अंदर एमक्यूएम की हुकूमत रही, मगर सवाल ये है कि जी इतने साल जो एमक्यूएम की हुकूमत रही, मैं इस डिबेट में नहीं जाऊंगा इस वक्त कौन सी एमक्यूएम कराची में पाकिस्तान में मौजूद है, मेरे अपने ओपिनियन हो सकते हैं उनके बारे में, मगर मैं आपकी बात काट रहा हूँ, आप बोल रहे हैं आप इसमें जाना नहीं चाहते, सही है यार। क्या इस डेमोक्रेटिक में, हम लोग डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हैं, क्या हम लोग को राइट नहीं है कि हम किसी को भी वोट दें? मतलब हमारा राइट है ना, अगर हम एक को वोट देते हैं जो लीडर है, उसी को हम उसके कहने पे वोट दे रहे हैं, वो डिलीवर कर रहा है, तो क्या बुराई है उसमें? ना सिर्फ आपका डेमोक्रेटिक राइट है, बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान भी आपको उसका राइट देता है। मगर नजीब भाई मसला ये है कि इस वक्त अशराफिया ये चाहती है कि कराची उनकी मर्जी के लोग रन करें, क्योंकि ये एक एसेट है उनके नज़र में, और वो समझ रहे हैं कि जी इसकी जो वैल्यूएशन है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो उसके अलावा नहीं समझ रहे। बात ये है कि मैं दोबारा उस पॉइंट पे आऊँगा कि जी इतने साल तक जी आप लोगों की हुकूमत थी, आपने क्या कर दिया? अक्सर जो हमारे कराची के कुछ दोस्त हैं, ज़्यादातर नॉर्थ पाकिस्तान से या कराची के बाहर से, और कुछ लोग जो कराची के बाहर से रहने इस शहर में आए हुए हैं, वो भी ये सवाल पूछते हैं। तो मेरा उनको जवाब ये कि ठीक है भाई, हम हुकूमत में थे, मगर आपने हमें हुकूमत कब करने दी? 90s में जब आप थोड़ी देर के लिए हुकूमत में आए तो आपने हमारे खिलाफ ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया। उसके बाद जब मुशर्रफ साहब की गवर्नमेंट में इतने दिनों के बाद, हम ये कोई मुशर्रफ के आते हुए इस गवर्नमेंट में नहीं आ गए थे, आपको याद होगा कि हम 2004 या 5 में जाके इसके साथ आए हैं। उससे पहले तो जमात इस्लामी कराची को चलाने की कोशिश कर रही थी। उसके बाद हमने मुख्तसरन 4 साल हुकूमत की। उसके बाद पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई। अच्छा, जो लोग हमसे शिकवा करते हैं एमकेएम वालों से कि भाई आप लोगों ने कराची के लिए क्या किया, तो हम तो पीपल्स पार्टी को छोड़े यार, हम तो चले कुछ दिन के लिए महदूद हिस्से में थे, सिंध के लिए पीपल्स पार्टी ने क्या कर दिया उसके बारे में कोई सवाल नहीं करता। और शर्म की बात यह है कि वही पीपल्स पार्टी वाले जो सिंध को लूट के खा रहे हैं, पाकिस्तान को लूट के वो खा गए, वो भी हमसे सवाल करते हैं भाई आपने कराची के लिए क्या किया। और अभी आप देख लें कि जब भी आप हुकूमत में, आप 2008 में आए ना हुकूमत में, आप देखें आपका क्या असर किया गया। बल्कि मुझे तो अफसोस इस बात पे हो रहा है कि हमने 2004 से 2008 तक एक ऐसी गवर्नमेंट का साथ दिया जो एक डिक्टेटरशिप थी, आर्मी की डिक्टेटरशिप थी। उसके बाद जैसे ही उनका मतलब हमारे साथ निकला, उन्होंने सबसे पहले ऑपरेशन हम पे रसीद किया। तो नजीब भाई, ये आप जो देख रहे हो कराची के अंदर, ये फ्रस्ट्रेशन आपकी भी है, उतनी मेरी भी है, मेरी तरह और हमारी तरह लाखों करोड़ों कराची के जो शहरी हैं, हैदराबाद के शहरी हैं, सक्कर के शहरी हैं, जो सिंध अर्बन के शहरी हैं, उन सबकी ये फ्रस्ट्रेशन है। और उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये है क्योंकि हम आप उन लोगों को इलेक्ट नहीं कर रहे जो कि शराफिया हमसे चाहती है, हम उन लोगों को इलेक्ट कर रहे हैं जो शराफिया से सवाल पूछती है और जो शायद सिर्फ और सिर्फ मेरे और आपके हकूक की बात करती है। वो शायद लोगों को पसंद नहीं है, लोग अपने डरते हैं, इसलिए आपको जो ना मौका नहीं देते। चले आप सही बोल रहे हैं, चले मैं मान लेता हूँ कि अशराफिया वो पसंद, लेकिन अशराफिया को ये चीज़ नज़र क्यों नहीं आ रही कि यार इतने एजुकेटेड लोग हैं कराची के लोग, कि इनको किसी तरीके से इस्तेमाल किया जाए, ना कि किसी को मतलब एक वॉल के थ्रू पीछे उसको कर दिया जाए, उसको गद्दार बोल दिया। मेरे नाना दादा ऑलरेडी 2 जंग लड़ चुके हैं पाकिस्तान के लिए, एंड उन्होंने सीनी एक गोली यहाँ खाई थी, इसलिए थोड़ी खाई थी कि यार कोई भी बंदा सर्टिफिकेट दे दे कि यार यू आर गद्दार, यू आर ट्रेटर। किसके पास ऐसा राइट है, आप मुझे बताएं। किसी के पास राइट नहीं है। देखें, मसला ये है नजीब भाई, आज पाकिस्तान में हमको गद्दारी वो लोग सर्टिफिकेट बांट रहे हैं जिनके बाप दादा, मैं खुल के बोलूंगा, जिनके बाप दादा गुलाम थे। हम तो चले फिजिकल गुलाम थे ना अंग्रेजों के, ये तो जहनी गुलाम थे। ये पंजाब में यूनियन पार्टी जो थी, ये तो अंग्रेजों के, वो पंजाबी का एक वर्ड है, गोडों में बैठी हुई थी।
केपी के तो उन्होंने वोट भी नहीं डाला था। हमें उन लोगों से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, ना आपको चाहने की ज़रूरत है। आपकी जो आपके बाप दादा की जो कंट्रीब्यूशन है शहर के लिए, इस मुल्क के लिए है, या जो मेरे बाप दादा की जो कंट्रीब्यूशन इस मुल्क के लिए है, या हमारे उन लीडरशिप की कंट्रीब्यूशन जिनको आज गद्दार कह दिया गया है, वो हमसे कोई नहीं ले सकता। आप उस बात को बिल्कुल ना सोचें। मैं कराची की यूथ को भी ये बात कहूँगा, आप एक ऐसी जनरेशन की औलादें हैं जिन्होंने इस मुल्क को बनाया है। आप लोग मुहिब्बे वतन पाकिस्तानियों की औलादें हैं, आप लोग भी मुहिब्बे वतन हैं। हमें किसी ऐसे 2% के आदमी से, जिनके बाप दादा ने तो इस मुल्क को बनाने से रोकने की कोशिश की, जिनके बाप दादा ने शायद कायदे आज़म का कत्ल किया, जिनके बाप दादा ने लियाकत अली खान के कातलों को आज तक नहीं पूछा, जिनके बाप दादा ने मोहतरमा फातिमा अली जिन्ना को गद्दार कहा, जिनके बाप दादा ने इस मुल्क को 2 लख्त कर दिया, उनके बाप दादा ने बंगाली जिन्होंने इस मुल्क को बनाने के लिए तहरीक चलाई थी उनको कत्ल किया, उनके रेप्स किए। हमें उन लोगों से किसी किस्म के सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है, मुझे तो नहीं है, आपको भी नहीं होनी चाहिए। हम इस मुल्क के साथ सिंसियर हैं, हम पाकिस्तान के सिंसियर हैं, हम इस मुल्क से मोहब्बत करते हैं, अपनी जान से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, मगर हम उस लोगों के खिलाफ खड़े रहेंगे जो इस मुल्क को लूट लूट के खा रहे हैं। अभी आपने मुझसे सवाल पूछा कि किस तरह ये लोग जो खा रहे हैं, पी रहे हैं, अय्याशी कर रहे हैं। अरे भाई, हमारा मुल्क तो भूखा मर रहा है, मगर आप ये देखिए यहाँ पर लोग बड़ी बड़ी गाड़ियों में, बड़े बड़े घरों में घूम रहे हैं। ये सब पैसा इनके पास कहाँ से आ रहा है? ये सवाल शायद मैं और आप जवाब नहीं दे सकते, क्योंकि हमारी हुकूमत, हमारी अशराफिया इन सब चीज़ों को देख रही है। ये सवाल का जवाब उनको देना चाहिए कि जहाँ वो हम लोगों को हमारे सियासी हकूक, जो कि कानून, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन हमें देता है, जो कि हमारे बाप दादों ने कुर्बानी इस मुल्क के लिए दी है, आपके नाना ने कुर्बानी दी है, वो दिलाता है, हमसे छीन लिया जाएगा। फिलहाल छीन लिया गया है, मगर कुदरत अपने निज़ाम का हिसाब ज़रूर लेती है। और हमें उम्मीद है कि हम नहीं, बल्कि हमारी तरह के और भी पाकिस्तानी जो लाहौर में भी हैं, इस्लामाबाद भी हैं, पाकिस्तान में मुख्तलिफ हिस्सों में भी हैं, वो ये सवाल अशराफी से पूछेंगे कि कब तक तुम हमारा खून चूसते रहोगे, और कब तक तुम हमें हमारे आगे नहीं दोगे, और कब तक तुम हमें ये मुल्लागिरी का गुलाम बना के रखोगे। हम पाकिस्तानी यूथ, मैं तो चले अब यूथ के आखिरी हिस्से में, आप माशाल्लाह से यंग हैं, हम हुकूमत से डिमांड करते हैं, हम इतनी ज़बरदस्त कौम है, इतना ज़बरदस्त ट्रेनिंग हमारी है, इतने ज़बरदस्त लोग हैं, हमें इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाए इस मुल्क पे ग्रो करने की, ना कि हमें जिहादी बनाने की अपॉर्चुनिटी दी जाए। एक चीज़ मैं और आपसे पूछूंगा, पूछिए। देखिए, इतना पढ़ लिखने के बाद मैं बाहर क्यों किया? जब मैंने एक गवर्नमेंट, जब भी मैं देखता हूँ, मेरा कराची का डोमिसाइल है, वो भी बड़ी मुश्किलों से बना, इतनी मुश्किलों से बना कि जैसे मैं कोई रेफ्यूजी हूँ और क्या हूँ। सही है, जब मैं देखता हूँ कोई गवर्नमेंट जॉब आती है, मैंने अप्लाई किया, मैं अप्लाई तो कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसमें ऑलरेडी डोमिसाइल में लिखा हुआ है कि यार आपको उस सूबे का होना चाहिए, उस सूबे का डोमिसाइल। मैं नाम नहीं लेना चाहता किसी का, इससे ये होगा कि यार मैं कुछ मैं तासुब नहीं पैदा करना चाहता। तो फिर ऐसा क्यों है दानिश भाई? ये कब तक चलेगा ऐसा? ये कोटा सिस्टम, वो सिस्टम, मेरिट बेस पे कब तक आएंगे हम लोग यार? देखिए, पाकिस्तान ऑलरेडी कितना सरवाइव करेगा यार? देखिए, मैं मेरी हमेशा एक शिकायत रही है, हमारी अपनी पार्टी की कोटा सिस्टम पे हमने कोई ज़्यादा काम नहीं किया, हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। मगर साथ में देखिए, कोटा सिस्टम जो है ना, मेरी नज़र में एक भीख है, मतलब एक एक्सेप्टेंस है किसी कौम की कि हम कमज़ोर हैं। जो सिंध में लोग कोटा सिस्टम पे आ रहे हैं और सीना चौड़ा करके हम पे आप पे हुकूमत कर रहे हैं, उनको ये बात एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, वो कमज़ोर है। अगर वो ताकतवर होते तो शायद वो मेरिट पे आगे देते, मगर वो नहीं आ रहे। अभी पिछले दिनों मैंने एक ब्लॉग किया, जिसमें मैंने ये जिक्र किया, क्योंकि मुझे कुछ उन बच्चों ने अप्रोच किया जिन्होंने उन एग्जाम में हिस्सा लिया था। कराची का यानी सिंध अर्बन का एक बच्चा पास नहीं किया गया और वाइवा में फेल कर दिया गया। ठीक है, तो आपको इसी चक्कर में उझाल दिया गया है, कचरा साफ कर लो, गटर साफ कर लो, आप दहशतगर्द हो, आप कोटा सिस्टम में चले जाओ, डोमिसाइल बनवा लो, ये करो, ताकि आप तंग होके इस मुल्क को छोड़ दें। और ये लोग आप पे जो लेसर बीइंग्स हैं, जो कि पाकिस्तान की आज़ादी के खिलाफ थे, वो आपके सर पे हुकूमत करते रहे, ना कि कोटा सिस्टम को ख़त्म करने के लिए पीपल्स पार्टी जो मुसलसल सिंध में गवर्नमेंट में है, वो कोशिश करती, वो गरीब सिंधियों को पढ़ाती लिखाती, उस म्यार पे लेके आती कि वो ओपनली मेरिट पे मुकाबला करते और अपने आप को अच्छा फील करते। उनको उठा के अपने कोटा सिस्टम की भीख दे के जो है ना गुजारा किया हुआ है। और आप सोच लें, जब लेसर, मैं ही नहीं कहूँगा सारे के सारे कमज़ोर हैं, कुछ बहुत अच्छे ऑफिसर्स भी हैं, मगर जब आप मेरिट पे लोगों को आगे नहीं लेके आएंगे तो वही होगा जो आज आपके मुल्क का हशर हो रहा है। और आप मुझसे बैठ के सवाल पूछ रहे होंगे, या आपके जैसे कोई यूथ जो है वो पाकिस्तान छोड़ के जा रहा होगा, क्योंकि उसको यहाँ पर पता है कि यहाँ मेरिट की कोई इज्जत नहीं है। तो मगर आप क्यों एक्सपेक्ट करते हैं नजीब भाई, मेरिट पे जो लोग आपको जीने का हक नहीं देना चाह रहे, जो आपको आपके बेसिक हकूक नहीं देना चाह रहे, वो कैसे आपको मेरिट पे नौकरी देने को तैयार हो जाएंगे? तो मेरे हिसाब से
थैंक्स फॉर कमिंग। हमें आई थिंक कंक्लूड करना चाहिए, हम थोड़ा सा टाइम ओवर रन कर गए। बट मैं यूथ को दोबारा ये बात कहूँगा, अपने आप को, अपने कॉन्फिडेंस को, इसी बात पे मैं बहुत दिनों से बात कर